वेलकम स्टूडेंट। आप सभी विद्यार्थियों और साथियों का government.blocks यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th में अध्ययन कर रहे हैं विद्युत धारा, और जिसमें अपनी से पिछली क्लास में अध्ययन किया सेल के प्रकार, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का विद्युत वाहक बल, और अब हम अध्ययन करेंगे सेलों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। डियर स्टूडेंट्स, हमने जब प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल का अध्ययन किया था तो उसमें देखा था कि प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है और द्वितीय सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब ये हुआ कि उसमें प्रवाहित धारा का विरोध ज़्यादा होता है, द्वितीय प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का विरोध कम होता है। अर्थात इसका सीधा सा अर्थ है कि प्राथमिक सेल में धारा कम प्रवाहित होती है क्योंकि प्रतिरोध व्यवधान ज़्यादा आता है। द्वितीयक प्रतिरोध में धारा अधिक प्रवाहित होती है, अर्थात धारा के प्रवाह के मार्ग में व्यवधान कम आता है। अतः कम और अधिक धारा प्राप्त करने के लिए हम सेलों का संयोजन करते हैं। कम अथवा अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर 1, श्रेणीक्रम संयोजन। और नंबर 2, समांतर क्रम संयोजन, या इसे बोलते हम पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन को अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम माना कि सेल E1 है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, एक दूसरा सेल है E2 जिसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है, तीसरा सेल R3 आंतरिक प्रतिरोध R3, ऐसे ही डॉट 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 अंत में जो सेल है वो आपका है EN, आंतरिक प्रतिरोध होगा इसका RN को एक बाह्य प्रतिरोध R से संयोजित किया गया है। माना कि इस परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो यह चित्र में साफ स्पष्ट है कि जो माना सेलों के विद्युत वाहक बलों E1, E2, E3, EN वाले सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3, RN हैं। तो इन संयोजन में या श्रेणीक्रम संयोजन में जो प्रथम विद्युत वाहक बल का द्वितीय सिरा है वो द्वितीय विद्युत वाहक बल के प्रथम सिरे से, और द्वितीय विद्युत वाहक बल के द्वितीय सिरा तीसरे विद्युत वाहक बल के
प्रथम श्रेणी से जुड़ा हुआ है और इसी प्रकार क्रमशः अन्य सेलों को जोड़ा जाता है। तो ये भी बात मैं लिख देता हूँ। माना विद्युत वाहक बलों E1, E2, E3 En वाले सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 Rn है। सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ते हैं। या मैं चाहता तो इसको यहाँ भी लिख सकता है कि श्रेणीक्रम संयोजन में प्रथम विद्युत वाहक बल का द्वितीय सिरा द्वितीयक विद्युत वाहक के प्रथम सिरे से जुड़ता है और द्वितीयक विद्युत वाहक बल का द्वितीय सिरा तृतीय विद्युत वाहक बल के प्रथम सिरे से जुड़ता है। इसी प्रकार क्रमशः अन्य सेलों को जोड़ा जाता है। सेलों के श्रेणी क्रम में संयोजित कर बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ते हैं। सेलों को, यानी मैंने को वर्ड खा गया, सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ते हैं। देखो, सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया है। सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल E बराबर, देखो एक बिंदु यहाँ पर है, 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 एक बिंदु लास्ट में ये बिंदु है। और हमने देखा था कि जो मैंने आपको लॉजिक बताया था या जो ट्रिक बताया था वो ट्रिक ये था कि जब बिंदु अलग अलग होते हैं तो विभवांतर अलग अलग होता है और धारा एक ही प्रवाहित होती है। और जब श्रेणी क्रम में हम संयोजित करते हैं तो अलग अलग विद्युत वाहक बलों का योग तुल्य विभवांतर के बराबर होता है। ऐसे ही सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। सेलों का कुल प्रतिरोध, देखो हमने वर्ड यहाँ यूज किया है सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध और सेलों का कुल प्रतिरोध, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और सेलों का कुल प्रतिरोध, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध में ये आएगा और कुल प्रतिरोध में जो अपने बाह्य प्रतिरोध लगाया है वो भी शामिल हो जाएगा। तो सेलों का कुल प्रतिरोध, सेलों का कुल प्रतिरोध R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। अब देखो, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसके बाद में आगे देखते हैं।
आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो पिछली वीडियो में देखा था प्रवाहित धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल आपका ये रहा, कुल प्रतिरोध आपका ये रहा। तो प्रवाहित धारा बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ये अपन ने पहले वीडियो में भी इसको सिद्ध किया था। कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। मान लो कि कुल धारा I है, कुल विद्युत वाहक बल क्या जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En अपॉन कुल प्रतिरोध R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। ये आपको हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो हम स्टडी करेंगे केस नंबर फर्स्ट। और केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, श्रेणीक्रम संयोजन में समान विद्युत वाहक बल और समान आंतरिक प्रतिरोध के सेल हों तो कुल धारा कितनी होगी। केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यदि सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो। तो अब देखो सेलों का विद्युत वाहक बल समान होगा, इसका मतलब है E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर डॉट 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 बराबर En बराबर E। और क्या होगा, R1 बराबर R2 बराबर आंतरिक प्रतिरोध R3 बराबर डॉट 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 Rn बराबर R। केस नंबर फर्स्ट यही है, यदि सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो और आंतरिक बल समान हो तो मान लेते हैं कि समान विद्युत वाहक बल E है और समान आंतरिक प्रतिरोध R है, ये अपन माना। अब इस मान को समीकरण 1 में रख दो। उपर्युक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, उपर्युक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, उपर्युक्त मान समीकरण 1 में रखने पर तो I इज इक्वल टू क्या जाएगा। अब देखो E1 की जगह हम E लिखेंगे, E2 की जगह भी E लिखेंगे, E3 की जगह भी E लिखेंगे और En की जगह भी E लिखेंगे। ऐसे ही कैपिटल R आपका R रहेगा, R1 की जगह R, R2 की जगह भी R, R3 की जगह भी R डॉट 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 Rn की जगह भी R। मैंने बताया था जब 2 प्लस 2 प्लस 2 5 2 को 5 बार जोड़ते हैं तो 10 आता है, अर्थात 2 गुणा 5 यानी कि 2 5 बार आ रहा है। यहाँ पर ई कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है और स्मॉल r भी n बार आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू ई और r प्लस n स्मॉल r। तो जब विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो तो परिपथ में कुल धारा हो जाएगी एन ई अपॉन कैपिटल R प्लस n स्मॉल r। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केस नंबर सेकंड, जब सेलों के
विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हों। केस नंबर सेकंड, जब सेलों को विपरीत क्रम में लगाया जाए या सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो। अब देखो, सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लिया कि आपका एक सेल है, ये प्लस और ये माइनस, दूसरा सेल है ये माइनस और ये प्लस, ये मान लो E1 है और ये E2 है। इनको एक बाह्य प्रतिरोध R से हमने जोड़ा, इसका आंसर R1, इसका आंसर मतलब R2। अब हमने जब सेलों को विपरीत क्रम में लगाया जाए या सेलों का विद्युत वाहक अलग अलग हो, मान लेते हैं कि यहाँ जो E1 का विद्युत वाहक बल E2 है, अर्थात परिणामी विद्युत वाहक कितना जाएगा है, तो परिणामी विद्युत वाहक बल बराबर E1 माइनस E2, या इसको बोलते हैं कुल विद्युत वाहक बल बोल सकते हैं। और कुल प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध वो कितना जाएगा, इसके कारण प्रतिरोध R और सेलो कारण R1 प्लस R2। अब प्रायिकुल धारा, कुल धारा बराबर ये हम जानते हैं, कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ये मैंने आंतरिक वर्ड गलत लिख दिया, यहाँ पर आपका जो आएगा वो कुल प्रतिरोध ही आएगा। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब हो गया केवल ये वाली चीज, कुल प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब हो गया केवल R1 प्लस R2। तो I इजिकल टू क्या जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल आ गया E1 माइनस E2 और R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2। ये आपका जब सेलों को विपरीत क्रम में लगाया जाए तो इस प्रकार की सेल में प्रायिक धारा I का मान ये होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो ये तो हमारा हुआ श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, जिसे हम बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमने एक विद्युत वाहक सेल लिया, एक प्रतिरोध R लिया, एक दूसरा सेल लिया, प्रतिरोध लिया, एक तीसरा सेल लिया,
और इन सभी प्रतिरोधों को बाह्य प्रतिरोध R से अपन ने संयोजित कर दिया। ये मान लो कि आपका E है और ये R, ये भी आपका E है और ये R, ये भी E है और ये R, ये भी E है और ये R। समांतर क्रम संयोजन में इस संयोजन में प्रथम सेलों का प्रथम सिरा प्रथम संधि से तथा दूसरा सिरा दूसरी संधि से जोड़कर बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर बिंदु नियत हैं और मैंने जो लॉजिक बताया, जब बिंदु नियत होता है तो विद्युत वाहक बल या विभवांतर समान होता है, तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा E। जब बिंदु नियत होता है तो विभवांतर समान होता है, अतः कुल विद्युत वाहक बल बराबर E। आंतरिक प्रतिरोध, माना कि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R है, चित्र अनुसार माना तुल्य आंतरिक प्रतिरोध RΔX है, तो चित्रानुसार 1/RΔX बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 1/R। अब देखो ये 1/R n बार है, तो हमने कई बार देखा है जब 1/R n बार हो तो उसको n गुना 1/R कर देते हैं। तो 1/RΔX बराबर क्या जाएगा, 1/RΔX बराबर हो जाएगा n इंटू 1/R। तो डेट्स इम्प्लाइज, जब RΔX निकालेंगे, इसका व्युत्क्रम को हम RΔX लिख रहे हैं, तो जो राइट हैंड साइड में n/R है उसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R/n। कुल प्रतिरोध, सेलों का कुल प्रतिरोध बराबर बाह्य प्रतिरोध R है, आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना गया R/n। इसको अपन चाहे तो NR प्लस स्मॉल r/n भी लिख सकते हैं। अब कुल धारा क्या हो जाएगी, वही कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। धारा को हम लिखते हैं I से, कुल विद्युत वाहक बल E है और
कुल प्रतिरोध एन कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन एन है। अब देखो ये एन उल्टा हो जाएगा तो एन ऊपर चल जाएगा, तो परिपथ में प्रायिक धारा कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। समांतर क्रम संयोजन में जब सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो और आंतरिक प्रतिरोध भी समान हो तो परिपथ में प्रायिक धारा I इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो केस नंबर फर्स्ट, जब सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो। अब देखो जब ये भिन्न भिन्न हो तो मान लेते हैं ये आपका सेल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध इसका R1 है। ये आपका सेल E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इनके सिरों को बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ें। मान लीजिए इसमें प्रायिक धारा I है। अब देखो इसमें जो प्रायिक धारा I है, अब यहाँ पर देखो I, यहाँ पर भी I आएगी, यहाँ पर धारा का वितरण हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, फिर पुनः यहाँ पर I1 और I2 I हो जाएगा। तो चित्र में क्या दे रखा, I इज इक्वल टू I1 I2। तो चित्रानुसार I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये हमारी एक बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो प्रथम सेल है, प्रथम सेल के सिरों पर विभवांतर, प्रथम सेल के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर, देखो हमने देखा था V इक्वल टू E माइनस आई आर, समीकरण नंबर 1 नहीं, सबको समीकरण नंबर 2। परंतु प्रथम सेल के लिए हम बात करें तो प्रथम सेल के लिए V E1 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 है। क्लियर? अब देखो ये अपना V इक्वल टू आ गया। अब देखो V यहाँ पर बिंदु फिक्स है, इसलिए V क्या होगा, नियत होगा, समान होगा। IR1 इज इक्वल टू E1 माइनस V। तो I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 V1 अपॉन R1। ये क्या आ गई, प्राहित धारा। और प्रथम सेल में प्राहित धारा I1 है तो यहाँ भी मेरा I1 आएगा,
यहाँ पर भी I1 आएगा और यहाँ पर भी I1 आएगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब यदि मैं प्रथम सेल के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर निकाला, ऐसे ही द्वितीय सेल के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर निकालूं तो वो मेरा क्या आएगा, देखो सेम वैसे लिखूंगा, V इजिकल टू E2 माइनस I2 R1, फिर इसको इधर ले जाऊंगा I2 R2 बराबर E2 माइनस V, फिर I1 बराबर E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ इसी प्रकार I2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब देखो हम क्या करेंगे, ये I1 और I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर I1 वह I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I इजिकल टू बराबर, अब देखो हमने समीकरण 1 में मान क्यों रखा, हमारा टारगेट है कि कुल धारा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब हमें कुल धारा निकालनी थी तो प्रथम सेल से I1 निकाला, द्वितीय सेल से I2 निकाला, इसको मान 1 में रख दिया, ये हमारा टारगेट था। तो यहाँ पर क्या आएगा, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R1। ये वाली और ये वाली टर्म सजातीय है, इसलिए E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब देखो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस V कॉमन ले लेता हूँ, माइनस V कॉमन, तो यहाँ से माइनस V कॉमन होता क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब आप देखिए यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका R1 R2, R1 R2 में R1 का डिवाइड करेंगे तो R2 आएगा, R2 को इसके हंस से गुणा करेंगे तो R2E1, इसी प्रकार R1E2 माइनस V, यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा, R1 प्लस R2 और यह क्या जाएगा R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1, ये हमारी क्या आ गई I। और यदि मान लो मैं इसको समीकरण 5 मान लूँ, अब देखो यदि मैं इसे समीकरण 5 नहीं मानूँ तो मुझे समीकरण इस 2 से तुलना करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण 2 से तुलना करनी है तो ये V का मान फाइंड करता हूँ। तो अब इसको समीकरण 5 नहीं मानते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, V फाइंड करेंगे। तो इसको हम इधर ले आते हैं लेफ्ट में और जो I है उसको राइट में ले जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, V R1 प्लस R2 बटे R1 R2, देखो यहाँ भी मैंने गलत लिखा है, R1 R2 बराबर R2E1 प्लस R1E2 अपॉन R1 R2 माइनस I। अब देखो मुझे V की तुलना इससे करनी है तो यहाँ V चाहिए केवल, अब मुझे V चाहिए, इसका मतलब R1 R2 अपॉन R1 R2 को इधर भेजना है, तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, जब ये लेफ्ट में से राइट जाएगा तो इसका जो हर है वो हंस हो जाएगा और हंस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो R2E1 प्लस R1E2 अपॉन R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और सिमिलरली देखो आप ऐसे ही माइनस I R1 R2 पर आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो इसकी जो सेफ है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू R2E1 प्लस R1E2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
अब देखो, यदि इसकी तुलना हम समीकरण 2 से करें तो ये वाली चीज़ क्या है, ई, माइनस का माइनस, आई का आई, तो आर इजिकल टू क्या है, ये चीज़। तो इसको मैं डालता हूँ समीकरण 5। समीकरण 1 और 5 की तुलना करने पर, तो देखो बच्चों, 2 और 5 तुलना करने पर, तो मैं इस अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इन सबको मैं साफ कर देता हूँ। जो मेरा तुलना करने वाला है उस समीकरण लिख देता हूँ आपके सामने। अब आप देखो, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 5 है। लेफ्ट हैंड साइड v बराबर v है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ e है तो यहाँ e जे क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर R2E1 प्लस R1E2 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे ही यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ आई है तो यहाँ आई है, तो R के जगह क्या है, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो ये क्या जाएगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E, कुल प्रतिरोध कितना है, बाह्य प्रतिरोध के तार का प्रतिरोध कैपिटल R और आंतरिक प्रतिरोध का R। अब हम चाहें तो ये दोनों मान यहाँ रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये आपका सूत्र हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हमने सेलों के संयोजन में श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का अध्ययन किया, और कैसे संयोजन करेंगे जब हमें परिपथ में धारा कम या अधिक प्राप्त करनी होती है, तो हमें परिपथ में सेलों को संयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। आप मेरे government.blocks यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।